हेलो दोस्तों, आज जो है हम रूरल एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग का यूनिट नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं। और इससे पहले जो है हम यूनिट नंबर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बेस्ड था रूरल मार्केटिंग के ऊपर। उसमें हमने उसके फीचर्स डिस्कस किए एंड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन द रूरल मार्केटिंग, उसको जो है हमने डिटेल में समझ लिया है। तो यदि आपने यूनिट नंबर फर्स्ट जो है रिवाइज नहीं किया है तो उसको भी आप रिवाइज कर लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर सेकंड की, जो कि बेस्ड है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है रूरल एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है रूरल मार्केटिंग बेस्ड था। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है, तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, रूरल में क्या था, रूरल एरिया में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, लेकिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करना, दैट इज ऑल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आइए पढ़ते हैं इसको। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इट इज स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, है ना। इसमें सभी चीज जो है शामिल हो जाएंगी। एक्टिविटीज, एजेंसीज जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, पॉलिसी इन्वॉल्व इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फार्म इनपुट्स बाय द फार्मर्स एंड द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्म्स टू द कंज्यूमर्स। दैट मीन्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग बोथ आर इंक्लूडेड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होता है उसको खरीदना, बेचना, और उससे रिलेटेड जो भी उसमें मिडिल मैन या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है उसको किस तरीके से बेचना है, वो सभी एक्टिविटीज उसमें। और कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, यानी होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, कोई एजेंट्स है, कमीशन एजेंट है, ब्रोकर है, मिडिल मैन है, और कोई पॉलिसीज जो भी इन्वॉल्व है, उन सभी का प्रोक्योरमेंट यानी उनका यूज ऑफ फार्म्स इनपुट, फार्म के इनपुट का यूज करना फार्मर के द्वारा, एंड द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्मर्स टू द कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, फार्मर से लेकर कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचे। अब कंज्यूमर जो है डायरेक्ट कंज्यूमर भी हो सकता है जो यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट को, कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है जो उसको फर्दर प्रोसेस कर रही है, जैसे कि कॉटन हो गई, तो कॉटन कोई इंडस्ट्री जो है वो लेके और जो है फर्दर प्रोडक्ट्स उसके बना सकती है। तो ये होता है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यदि हम दोस्तों शॉर्ट में डिस्कस करें व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, वेरियस जो है एक्टिविटीज, यानी बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, और इससे रिलेटेड जो है मार्केटिंग हो गया, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, प्रोडक्ट को बेचना, दैट इज एजेंसी इन्वॉल्व, दैट मीन्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो भी इन्वॉल्व होंगे वो, पॉलिसी, इन सभी का प्रोक्यूरमेंट, फार्म से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक गुड्स को पहुंचाना, जितनी भी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होती है, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो है नेचर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी नेचर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या आ सकता है, एलिमेंट्स के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सो वी कैन राइट दैट ऑल्सो। ठीक है, देन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो सबसे पहले स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इन द विलेज एरिया में होता है, तो इट इज अ लिमिटेड स्कोप, तो प्रोडक्शन जो है लिमिटेड रहता है, सीमित रहता है। ठीक है, देन पेरिशेबल नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमने देखा है आम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रहते हैं दैट आर पेरिशेबल इन नेचर, जल्दी से ये उम्मीद रहती है कि ये खराब हो सकते हैं हम यदि उनका नेचर देखें प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था इन द यूनिट नंबर फर्स्ट में कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना। जैसे फिश मार्केट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया, तो ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको जल्दी से जल्दी जो है फिनिश आउट करना रहता है। तो यूजली जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऐसे प्रोडक्ट्स की जाती है जो पेरिशेबल इन नेचर के होते हैं, यानी उनका स्टोरेज जो है लिमिटेड टाइम का रहता है, लंबे समय तक हम उनको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर केयर एंड कंसर्न चाहिए यदि अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में समय लग रहा है तो, लेकिन तो भी उसको हम लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। फिर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्शियस मार्केटिंग एक्टिविटीज, लिमिटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज है, बहुत ज्यादा जो है इसमें चीजें कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा ये इसका मार्केट फैला हुआ नहीं है,
है ना, क्योंकि पेरिशेबल इन नेचर है तो प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पॉलिसीज वगैरह फार्मर्स को बहुत ज्यादा नहीं पता रहती है, तो देट इज अ लिमिटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज। देन अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो है रेगुलेटेड नहीं है, यानी कोई ऊपर इसके नहीं है देखने वाला, तो एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। जो प्राइस अवेलेबल होती है फार्मर को एट दैट टाइम जो है वो सोल्ड कर देता है, वो लंबे समय तक वेट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मनी ऑल्सो, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं लोन लेकर जो है हार्वेस्टिंग की होती है, तो उसे मनी को जो है बैक करना रहता है टू द मनी लेंडर्स और टू द बैंक्स। तो अनऑर्गेनाइज्ड नेचर रहता है, किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में मार्केटिंग नहीं होती है। जो आया जिसको बेचना है जिस तरीके से बेच दिया उस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। माल प्रैक्टिसेस, तो जैसे कि ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है तो ये चांसेस है कि ये एग्रीकल्चर मार्केट जो है माल प्रैक्टिसेस इसमें होती है, यानी गुड्स का जो है अडल्ट्रेशन, मिलावट हो सकती है, इलीगल एक्टिविटीज हो सकती है, क्योंकि इस पर निगरानी रखने वाला कोई एज सच बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है। समय से अब धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं बट स्टिल बहुत जगह पे माल प्रैक्टिसेस हो सकती है। जैसे कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ, है ना, अब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ तो इसकी क्वालिटी जो है इंफीरियर की जा सकती है इजिली। तो ये सब चीजें पॉसिबल है बिकॉज इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इनएलिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसा क्यों कहा गया है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है इनएलिसिटी ऑफ डिमांड? सबसे पहले तो हम ये समझे इनएलिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, यानी किसी के प्राइस के बढ़ने पर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने पर या उसके प्राइस के घटने पर डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है, दैट इज इनएलिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो फिर लोग जो है उसको कम खरीदते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो इनएलिसिटी ऑफ डिमांड इसको कहा गया है। व्हाई? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि असेंशियल है, तो उसके प्राइस के बढ़ने और घटने पर कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं दैट आर इन असेंशियल इन नेचर, है ना, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये असेंशियल है, इनके प्राइस बढ़ने घटने पर तो भी कंज्यूमर खरीदेगा, भले कम क्वांटिटी खरीदेगा लेकिन वो खरीदेगा। ऑयल सीड्स हो गए, है ना, आप जो ऑयल यूज करते हो फॉर द फूड प्रोसेसिंग, तो दैट इज व्हाई इट इज सेड इट इज एन इनएलिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये है हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग का के फीचर्स। ठीक है, आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केटिंग। अब क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? जैसे कि अभी हमने देखा फीचर्स में क्या होता है, जब भी हम फीचर्स लिखते हैं दोस्तों तो उसमें है उसकी मेरिट्स और उसकी डीमेरिट दोनों निकले, क्योंकि ये क्वालिटी है, उसकी अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है और बुरी क्वालिटी भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग करते समय हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी उसकी क्या लिमिटेशंस हैं या उसके क्या डीमेरिट्स हैं जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग करते हैं। डीमेरिट्स हो गए, डिसएडवांटेज। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि स्टोरेज का बहुत बड़ा इशू आता है कि प्रोडक्ट को स्टोर क्या करें। सबसे पहले तो एक तो पेरिशेबल नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ जो है बहुत ही लिमिटेड होती है। दूसरा, यदि उसको स्टोर करके रखते हैं जैसे फूड ग्रेन्स वगैरह को, तो हम लंबे समय तक रख भी सकते हैं, बट उसके लिए जो है प्रॉपर फैसिलिटी चाहिए, स्टोरेज रूम्स चाहिए, या जैसे हम कहते हैं वेयर हाउसेस। तो इसके फैसिलिटी जो है प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपने फूड ग्रेन्स रखे और उसको जो है चूहा खा गया, है ना, इंसेक्ट्स जो है वहां अगर उसमें कीड़े वगैरह लग गए तो वो पूरा का पूरा फूड ग्रेन जो है डैमेज हो गया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्टेज स्टोर हम कैसे करें प्रोडक्ट्स को, ये एक आम समस्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। पुअर कैपेसिटी टू विथहोल्ड द स्टॉक फ्रॉम द मार्केट। जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटी हमने देखी, तो वही चीज है कि स्टॉक को लंबे समय तक नहीं रख सकता है फार्मर। क्यों? क्योंकि उसने वो जो प्रोडक्शन किया है वो जो है लोन बेसिस पे या किसी से पैसे लेकर किया है, तो उसको जिस प्राइस पे गुड्स जो है कोई खरीदता है तो उस पे बेच देता है, वो लंबे समय तक वेट नहीं कर पाता है। एक तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो कि बाद में इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ सकती है, और दूसरा कि इसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो पाएगा उसके द्वारा, उसको पता है कि मैं वैसी फैसिलिटी नहीं दे पाऊंगा अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो जो है अब इस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को
जो है स्टॉक नहीं कर सकता है। तो पुअर कैपेसिटी टू विथहोल्ड द स्टॉक इन द फ्रॉम द मार्केट, वो स्टॉक करके नहीं रख पाता है कि यार जब डिमांड होगी तब बेचेंगे तो तब प्राइस अच्छी जाएगी, तो वो चीजों की प्रॉब्लम होती है। देन इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जैसे कि पेरिशेबल नेचर के प्रोडक्ट्स हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह जब कोई भी प्रोडक्ट जाता है तो वहां पे आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो है मेनली विलेज में इसका प्रोडक्शन होता है ना। तो जो है विलेज से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर, या तो विलेजेस के कंज्यूमर रहेंगे तो आसानी से जो है आप गुड्स उन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि आपका गुड्स जो है विलेज से लेकर जो है सिटी में आ रहा है, तो अगर प्रॉपर रोड फैसिलिटीज नहीं है, जैसे कि विलेज के प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं होती है ना, रोडवेज प्रॉपर नहीं बने रहते हैं, बुलक कार्ट्स का उपयोग किया जाता है, तो लंबा समय लगता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में। तो इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये बड़ा इशू आता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरमीडिएटरीज, मिडिल मैन का बहुत ज्यादा उपयोग हो जाता है, क्योंकि फार्मर को पता नहीं रहता है कि मुझे अल्टीमेट कहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट मिल सकता है, तो वो ज्यादा झंझट नहीं करता है, तो वो अपना प्रोडक्ट जो है किसी भी पर्सन को भेज देता है, और वो एजेंसी जो है फिर होलसेलर को ढूंढती है, फिर होलसेलर जो है रिटेलर को। तो इस तरीके से जो है बहुत ज्यादा लोगों के जुड़ने के कारण जो है प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द इशू। ठीक है, बुराई करनी है हमें, डिसएडवांटेज लिखा है, मेन प्रॉब्लम्स लिखा है, बट प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत सारी चीजों जो है आज के समय में जो टेक्निकल समय है, तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट भी हुए हैं। अब एक्सेसिव मार्केट चार्जेस, जैसे कि हमने देखा कि मार्केट चार्जेस जो है एक्सेसिव भी हैं, बहुत सारे मिडिलमैन जुड़े हुए हैं, या बहुत सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके कारण पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हम देखते हैं ना एमआरपी जो है पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट की जो है जितनी लिखी रहती है, तो दैट इज और एक्चुअली यदि हम देखें तो वो पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है 20 से 30% होती है, 70 से 80% ज्यादा कॉस्ट लिखी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और वो अपना अपना प्रॉफिट का हिस्सा जो है जोड़ते जाते हैं। तो ये मार्केट के चार्जेस जो हैं लगते जाते हैं। भाई आपने एक जगह से दूसरी जगह गुड्स भेजा, ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, जिस पर्सन को आप सेंड कर रहे हैं गुड्स बेचने के लिए उसको कमीशन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इंक्लूड होते जाते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ती जाती है। फिर लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, फार्मर्स को जो है या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, दे इफ दे डोंट हैव अप्रोप्रिएट नॉलेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं जो अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है, तो वो जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम आउट ऑफ कंट्री भी भेज सकते हैं, दैट मीन्स उनका एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मनी भी अर्न कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट की समझ कम होने के कारण जो है ये चीजें नहीं हो पाती है ना, उसका लिमिटेड वर्जन बन जाता है। देन इंफेरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड वर्जन पे प्रोडक्शन हो रहा है, और जो है ओवरऑल टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करना, ये भी एक आम बात है। लैक ऑफ मनी जो है आपकी क्वालिटी को इन्फीरियर बना देती है, तो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और दूसरा जो है अडल्ट्रेशन इसमें हो सकता है, यानी मिलावट भी हो सकती है आपके प्रोडक्ट्स में। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, जिससे उसकी क्वालिटी जो है क्या हो जाती है, डिट्रॉयड हो जाती है, क्योंकि कोई ग्रेड तो कर नहीं रहा है कि किस ग्रेड की आपकी क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना, उसकी कोई सैम्पलिंग नहीं हो रही है, तो उसमें मिलावट करके उसकी उसकी क्वालिटी को इन्फीरियर किया जाता है, तो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो सकते हैं। पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसे कि फार्मर्स जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उन्हें जो है समय समय पर लैंड रेवेन्यू पे करना रहता है टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी हर इंटरवल में, तो वो जो है जितना भी उनका पर्टिकुलर प्रोडक्शन जल्दी से होता है तो वो उसको बेच देते हैं, वो लंबे समय तक रुक नहीं पाते हैं, बिकॉज उनको जो है पेमेंट का जो है एक बर्डन रहता है कि ये हमें लैंड रेवेन्यू का पेमेंट करना है। इंक्रीजिंग डेट्स, बहुत सारे फार्मर्स जो है लोन लेकर जो है हार्वेस्टिंग क्रॉपिंग करते हैं, तो जिसके कारण जो है डेट का यानी उधारी जो उन्होंने लोन लिया है उसका बर्डन रहता है, क्योंकि लोन का पेमेंट तो करना है, दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे करना है और उसके साथ उसका इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना है। तो जिसके कारण हम देखते हैं कि समय समय पर ऐसा भी हुआ है कई बार कि लोन के बर्डन के कारण जो है बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड भी किया है ना, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में होती है। ठीक है, सो दिस आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। ओके,
तो अभी हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, तो बाइंग एंड सेलिंग की जितनी एक्टिविटीज होती हैं अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उसमें उसकी डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, सब कुछ। फिर हमने फीचर्स देखे कि अनऑर्गेनाइज टाइप का मार्केट रहता है, पेरिशेबल गुड्स रहते हैं, लिमिटेड वर्जन ऑफ गुड्स रहते हैं, ठीक है। फिर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जाती है, तो वो हमने डिस्कस कर ली। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें शामिल होती है। नॉर्मली इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, आप में से सभी जो वॉच कर रहे होंगे सभी को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में हम सभी अवेयर हैं। लेट अस रीड वंस। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ कल्टीवेशन, ऐसे प्रोडक्ट जो कल्टीवेशन से आ रहे हैं, नेमली वेरियस क्रॉप्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्रीकल्चर गुड्स अराइज आउट ऑफ कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन से आते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, तो ये सभी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में शामिल होते हैं। कल्टीवेशन है ना, क्रॉप्स, वेरियस क्रॉप जो अलग अलग फसल आप बोते हैं जिससे हमें अलग अलग तरीके के जो है फूड ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है। फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गया, एग्रीकल्चर गुड्स अराइज आउट ऑफ कल्टीवेशन से जो जो गुड्स आते हैं, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में ये हैन वगैरह जो है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो यूजली जो है दो तरीके के होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं एंड कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स जिनको और ज्यादा प्रोसेस्ड किया जाता है और फिर जो है अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचाया जाता है, यानी फार्मर के से जो है किसी इंडस्ट्री में जाएगा वो प्रोडक्ट, और फिर इंडस्ट्री के बाद जो है क्या होगा, वो जाएगा किसी कंज्यूमर के पास बाद में, किसी कंज्यूमर, यानी इंडस्ट्रियल गुड्स ऐसे गुड्स हैं कि उसे और ज्यादा फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए। जैसे हम इसका एग्जांपल लें कि फार्मर ने जो है कॉटन सेल किया है किसी इंडस्ट्री को, अब ये कॉटन से जो है वो इंडस्ट्री क्या बनाएगी, क्लॉथ्स बनाएगी, अलग अलग तरीके के कपड़े बनाएगी, तो जो है हम ये एक टाइप का इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया। और वही कंज्यूमर गुड्स की यदि बात करें तो डायरेक्टली गुड्स जो हैं, जो प्रोक्योर हुए हैं, जिनका प्रोडक्शन हुआ है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। यानी अल्टीमेट यूज जो है उसका कौन कर रहा है, जैसे प्रोडक्शन हुआ है उसका अल्टीमेट यूज कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहे हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स ग्रो हुए, प्रोडक्शन हुआ और जो है उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा दिया, फ्रूट्स हो गया, ओके। और जैसे फिशिंग हो गया, ये फूड ग्रेन्स हो गया, तो ये जो है अल्टीमेट कंज्यूमर जो है इसका डायरेक्टली जो है इनको खरीद सकते हैं, तो दैट इज द कंज्यूमर गुड्स। अब इसमें एक और चीज ये है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जो है दो तरीके की होती है, एक होता है इनपुट मार्केटिंग, एक होता है आउटपुट मार्केटिंग। अब इनपुट मार्केटिंग एंड आउटपुट मार्केटिंग में प्रोडक्शन तो सेम ही होता है यदि हम बात करें, बट जैसे कि इनपुट मार्केटिंग में क्या होगा कि जो भी इनपुट्स लगते हैं फॉर द प्रोडक्शन, जैसे कि सीड्स लगेंगे आपको, फर्टिलाइजर लगेगी, या फिर इक्विपमेंट्स लग सकते हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया और उसके लिए पर्टिकुलर डीजल इंजन, तो इसमें क्या होता है ये इनपुट पर्टिकुलरली होते हैं। अब इनको खरीदना, बेचना, ये प्रोसेस, और दूसरा इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज जो है आपको क्या करती हैं, सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है इनकी प्राइस में, तो दैट इज इनपुट मार्केटिंग। आउटपुट मार्केटिंग में भी यही है, फूड ग्रेन्स का जो है प्रोडक्शन करना और ये सभी चीजें जो है अवेल होना, बट इसमें जो है गवर्नमेंट जो है आपको प्राइस सपोर्ट करती है कि हम प्राइस को जो है कम कर देंगे, लेकिन आप इसकी खरीदी बेची खुद ही करते हो, जो है इसमें प्राइस सपोर्ट दे देगी, दैट मीन्स मिनिमम प्राइस जो है डिसाइड कर दे। और यहाँ पे इनपुट मार्केटिंग में आप इसको खुद ही खरीदते बेचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसकी कीमत को कम कर देती है, आधा पैसा खुद भर देती है कि हम सीड्स जो है जो आपको इतने महंगे मिल रहे हैं उसका थोड़ा पैसा हम दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके की इनपुट एंड आउटपुट मार्केटिंग, टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। फिर से यदि हम उसको रिवाइज करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की दो तरीके की मार्केटिंग होती है, इनपुट मार्केटिंग एंड आउटपुट मार्केटिंग, जिसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो भी इनपुट्स उसमें लगते हैं प्रोडक्ट्स में प्रोडक्शन करने में, जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, तो इसमें जो है आपको गवर्नमेंट एजेंसी सब्सिडी देती है ताकि जो भी आपको खरीदना है उसकी प्राइस आपको कम मिले। और आउटपुट मार्केटिंग में ये होता है
कि गवर्नमेंट जो है आपको प्राइस सपोर्ट करती है, आपके साथ खरीदती है कि हम ही खरीद लेते हैं, आपके जितना भी फूड ग्रेन हुआ है हम खरीद लेते हैं जैसे, तो दैट इज आउटपुट मार्केटिंग, ठीक है। और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है दो तरीकों के हो सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल गुड्स जो इंडस्ट्री में जाते हैं फार्मर्स से, और कंज्यूमर गुड्स जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जाते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब यदि हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो जैसे कि हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या नेचर देखा, वैसे ही कुछ होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसकी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो वही चीज जो है यहाँ पे भी हमें देखनी है। तो सबसे पहले आता है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर मार्केट जो है उसका प्रोडक्शन जो है बहुत ही लिमिटेड है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन बहुत छोटे लेवल पे जो है प्रोडक्शन होता है, ड्यू टू स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती है, मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, तो प्रोडक्शन जो है प्रॉपर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है कभी कभी, तो इसके कारण जो है प्रोडक्शन लिमिटेड होता है। सीजनल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो जो है सीजनल वाइज होता है अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन। जैसे यदि हम बात करें कॉटन की बात करें या ज्वार की बात करें, तो इनकी हार्वेस्टिंग जो है यूजली किस समय में की जाती है, दैट इज फ्रॉम दिसंबर टू मार्च में। लेकिन यदि हम इसकी डिमांड की बात करें तो वो तो कंटिन्यूस रहती है ना, कपड़े तो हमें हमेशा ही चाहिए, कॉटन का उपयोग जो है लगातार रहेगा, तो सीजनेबल प्रोडक्शन होता है बट डिमांड कंटिन्यूस रहती है, बट ड्यू टू लिमिटेड स्केल ऑफ प्रोडक्शन ये सप्लाई का इशू भी आता है। वेरिएशन इन क्वालिटी, क्वालिटी का वेरिएशन होता है, चेंजेस हो सकते हैं क्वालिटी में अकॉर्डिंग टू एरिया, डिफरेंट एरियाज में जहाँ पे प्रोडक्शन होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स का, तो उसके कारण वेरिएशन हो सकता है क्वालिटी में, है ना। कहाँ पे वेदर कंडीशन प्रॉपर होंगी तो वही प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन कहीं पे वेदर प्रोडक्ट कंडीशंस प्रॉपर नहीं है तो वहां पे जो है प्रोडक्शन सही नहीं रहेगा। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन, कोई कोई ऐसे एरिया है जहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा जो है उसका प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें शुगर केन की, तो इंडिया में यदि हम बात करें तो यूपी इज सच अ स्टेट जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन जो है अच्छा होता है। दैट मीन्स वो पर्टिकुलरली एरिया जो है सूटेबल है, वेदर कंडीशन सूटेबल है फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन। वहीं हम बाकी कंट्रीज में बात करें तो क्यूबा हो गई, जहाँ पे शुगर वर्ल्ड से रिलेटेड यदि हम कंपैरिजन करें तो क्यूबा ऐसी कंट्री है जहाँ पे शुगर केन का जो है प्रोडक्ट, तो ऐसा भी होता है जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कोई पर्टिकुलरली वेदर कंडीशंस जो है प्रॉपर है वहां पे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन किया जाता है। बल्कि एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि बल्कि हैवी यानी फूड ग्रेन्स वगैरह जिसको हम लंबे समय तक भी रख सकते हैं, और दूसरा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स यानी जो इजीली इनकी लाइफ जो है लंबे समय तक नहीं रहती है, जल्दी डिट्रॉयड हो जाती है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेस, एग्स, ये सब चीजें जो पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह ये सब चीजें जो है इसमें शामिल है। देन इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हमने वहां पे भी डिस्कस किया था इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग फीचर्स में। इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि असेंशियल इन नेचर है, ये सभी की जरूरत है, तो इनके प्राइस बढ़ने पर बहुत ज्यादा सप्लाई पे इम्पैक्ट नहीं आता है, या प्राइस घटने पर जो है सप्लाई पे इम्पैक्ट, क्योंकि इसकी जरूरत जितनी है उतना ही पर्सन जो है खरीदेगा। सो इट इज इन इनइलास्टिक इन नेचर, ठीक है। डिमांड बढ़ने पर प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं आता है, या मतलब उसकी सप्लाई पे इम्पैक्ट नहीं आता है। ओके, सो दिस आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब आगे देखें तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स। अब एग्रीकल्चर मार्केट जो है उसका क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग बेसिस पे किया गया है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट हो सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस ऑन द डिफरेंट बेसिस। तो सबसे पहले होता है लोकेशन बेसिस पे, फिर कवरेज बेसिस पे, देन नंबर ऑफ कमोडिटीज के बेसिस पे, देन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, देन टाइम स्पैन बेसिस पे, फिर यदि हम बात करें देन कम्स टू द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन। तो इतने टाइप्स के मार्केट हो सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। आइए अब लोकेशन के बेसिस पे कितने टाइप के मार्केट हो सकते हैं, तो दैट कैन बी लोकल मार्केट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल एंड सीबोर्ड मार्केट। अब ये क्या होते हैं इसको हम डिटेल में समझते हैं, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो लोकल मार्केट कैसा है, लेकिन बहुत इजी है ना, तो हमें सिर्फ उसको समझना है, बहुत ही आसान है और आप उसको इजी लैंग्वेज में लिख भी पाएंगे। लोकल मार्केट इज दैट मार्केट जहां पे सिर्फ ट्रांजेक्शन कहाँ होता है, विलेज में होता है, विलेज एरियाज तक सीमित रहता है, ट्रेडर जो है, फार्मर जो है वहीं की वहीं बेच देता है विद इन द लिमिटेड बाउंड्रीज, तो दैट इज द लोकल मार्केट। फिर होता है प्राइमरी मार्केट, इसको एक्चुअली प्राइमरी होलसेल मार्केट कहते हैं। ओके, तो ये आप लिख लीजिए सेकेंडरी होलसेल मार्केट। अब प्राइमरी होलसेल मार्केट एंड सेकेंडरी होलसेल मार्केट क्या होता है, प्राइमरी होलसेल मार्केट जो है विलेज से लगे लग जो है उसका एक प्लेस रहता है, हेडक्वार्टर बना रहता है, जहां पे
ट्रेडर जो है डायरेक्ट जो है फार्मर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, फार्मर जो है ट्रेडर को बेच देता है एट दैट हेडक्वार्टर, यानी विलेज से लगे हुए कोई स्टेशन के पास या कोई बड़ी जगह के पास जो है, विलेज से लगालग जो है वो ट्रेडर की प्लेस रहती है, वहां पे उसको सोल्ड कर देता है, वहां पे ट्रेडर का काम खत्म देता है। दैट इज प्राइमरली, वो पूरा का पूरा मटेरियल सोल्ड कर देता है, दैट इज प्राइमरी मार्केट। फिर जो है सेकेंडरी होलसेल मार्केट इज दैट मार्केट जहां पे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम बोल सकते हैं कि ट्रांजेक्शन होता है। इट इज बिटवीन द ट्रेडर, यानी ट्रेडर जो है, ये ट्रेडर जो खरीदता है वो होलसेलर को जो है जाके बेच देता है, तो ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। फिर आता है आपका टर्मिनल मार्केट, जहां पे फार्मर जो है डायरेक्टली गुड्स जो है बेचता है, जिसको गुड्स चाहिए, जिसको वो प्रोडक्ट्स चाहिए, यानी कंज्यूमर को चाहिए तो कंज्यूमर तक पहुंचा देता है, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट तक जो है, एक्सपोर्टर तक जो है वो गुड्स पहुंचा देगा, और किसी इंडस्ट्री को चाहिए तो इंडस्ट्री को वो गुड्स पहुंचा देगा। ठीक है, तो दैट इज द टर्मिनल मार्केट। फिर जो है यदि हम बात करें सीबोर्ड मार्केट की, तो सीबोर्ड मार्केट जो है नियर सी एरिया, जहां पे वाटरवेज के थ्रू जो है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, सीबोर्ड मार्केट वो है जो आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड है, तो दैट इज सीबोर्ड मार्केट। ठीक है, दिस आर द 5 टाइप, लोकेशन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से जो है अलग अलग टाइप्स का मार्केट होते हैं। फिर कवरेज के हिसाब से लोकल मार्केट, अगेन लोकल मार्केट जो है लोकल लेवल पे विलेज एरिया तक सीमित रहता है, दैट इज द लोकल मार्केट। रीजनल मार्केट विद इन द रीजन, पर्टिकुलरली एक जगह से दूसरी जगह तक जिसकी लिमिटेशंस रहती है, इसको हम बोल सकते हैं अगेन कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है। नेशनल मार्केट जो नेशनल लेवल पे जो है वर्क ऑन करता है नेशन के बेसिस पे, और यहाँ पे जो है यूजली ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो है बेचे जाते हैं नेशन बेसिस पे, जैसे फूड ग्रेन्स जो है ओवरऑल जो है कंट्री में जो है इसकी सेलिंग और खरीदी और इसकी बेचा जाता है इसको, है ना। जैसे कि यदि हम एग्जांपल लें तो साउथ साइड जो है आपको कुछ प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे टी का प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा है, लेकिन वो ओवरऑल पूरी कंट्री में चलता है। देन वर्ल्ड मार्केट, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दूसरी कंट्रीज से हमारे यहाँ गुड्स आता है और हमारे यहाँ का जो एक्सेस प्रोडक्शन होता है वो दूसरी कंट्रीज में जाता है, तो दैट इज ऐसी मार्केटिंग मार्केट जहां पे वर्ल्ड लेवल पे ट्रांजेक्शन होता है, यानी ओवरऑल डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होता है, दैट इज द वर्ल्ड मार्केट। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब नंबर ऑफ कमोडिटीज के बेसिस पे जनरल मार्केट और स्पेशलाइज्ड मार्केट, यदि कोई स्पेशल क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं दैट आर द स्पेशल मार्केट। जनरल मार्केट में सभी टाइप ऑफ प्रोडक्शन हो जाएंगे, जैसे कि आपका फूड ग्रेन्स हो गया, सोप हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज आपकी, मोबाइल फोन्स हो गए, सेल फोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब जनरल मार्केट में। स्पेशलाइज्ड मार्केट यानी पर्टिकुलरली सीजन में वो जो है आता है, उसके लिए अलग से जो है बागबानी की जाती है, जैसे कि मैंगो मार्केट है ना, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, सो मैंगो मार्केट, तो दैट इज द स्पेशलाइज्ड मार्केट फॉर दैट। तो ये स्पेशलाइज्ड कमोडिटी के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, जैसे जब हम टर्मिनल मार्केट की बात करते हैं कि कंज्यूमर तक पहुंचाना है, एक्सपोर्टर तक पहुंचाना है या डायरेक्टली इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, तो इसके लिए आपको प्लेस भी लगेगी, वेयर हाउसिंग की प्लेस लगेगी, तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग टू बी मेंशन इन दैट। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे 2 टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है होलसेल मार्केट, एक होता है रिटेल मार्केट। जब आप बल्क में अच्छी क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, दैट इज द होलसेल मार्केट। जब लार्ज क्वांटिटी में फार्मर जो है ट्रेडर को बेच देता है, दैट इज होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट में जो है यूनिट्स या क्वांटिटी जो है कम कम यूनिट्स में जो है बेचा जाता है टू द कंज्यूमर्स, दैट इज द रिटेल मार्केट, है ना। ये तो आसान है, हम सभी को पता है। फिर टाइम स्पेन के बेसिस पे ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं ना जो बहुत कम समय तक चलते हैं, जैसे अभी हम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हुए, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो कि 2 घंटे या 4 घंटे या 1 दिन के अंदर जो है आपको वो प्रोडक्ट खत्म करने हैं, तो इसमें आ जाएंगे आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, एग्स, इस तरीके की जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो इजीली जो है खराब कुछ समय के अंतराल के बाद खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, जैसे कि पनीर हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है शॉर्ट पीरियड और मार्केट रहता है। लॉन्ग पीरियड जिसको आप लंबे समय तक जो है रख सकते हैं, दैट इज द लॉन्ग टाइप ऑफ पीरियड। तो लॉन्ग टाइप ऑफ पीरियड में कौन से प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स को हम सालों साल भी रख सकते हैं यदि उसको प्रॉपर कंडीशंस दी है तो। फिर आता है सेक्युलर मार्केट। सेक्युलर का मतलब होता है आजाद, इस तरीके का मार्केट जो हमेशा चलता रहता है अकॉर्डिंग टू द यूसेज। तो जैसे कि इसका एग्जांपल लें तो टिम्बर, लकड़ी,
लकड़ी का इस्तेमाल जब भी आपको उसका उपयोग करना है, फर्नीचर बनाना है या कुछ और कुछ उसका यूसेज है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, दैट इज अ सेक्युलर मार्केट। देन एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन के बेसिस पे मार्केट होता है, दैट इज रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। यूजली जो है एग्रीकल्चर मार्केट जो है अनरेगुलेटेड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड, हमने अभी पढ़ा भी। लेकिन स्टिल दो टाइप ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन के बेसिस पे दो टाइप ऑफ मार्केट होते हैं, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब उसका रेगुलेशन जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा रेगुलेटेड है, और अनरेगुलेटेड जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा रेगुलेट नहीं किया गया है, कोई उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को नहीं देखता है। अब रेगुलेटेड में जैसे कि हम बात करें शेयर मार्केट जो है, अब शेयर मार्केट का ऐसा मार्केट है जिसको गाइड कौन करता है या किसके इंस्ट्रक्शन या पॉलिसी पे चलता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों को कौन चलाता है, तो बैंकों का बैंक जो है आरबीआई के निर्देश अनुसार जो है बाकी सभी बैंक्स की वर्किंग होती है। तो वो कौन रेगुलेट करता है बैंकों को, आरबीआई। शेयर मार्केट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, सेबी। तो उसी तरीके से अनरेगुलेटेड मार्केट ऐसे मार्केट होते हैं जिनको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है, कोई भी नहीं चलाता, ये खुद ही अपने हिसाब, जैसे मनी लेंडर्स जिनसे आप पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उनको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है, वो आपसे धोखाधड़ी करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो किसी के अंडर काम नहीं करते। मनी लेंडर जितना आपसे इंटरेस्ट मांगेगा, जितना तय हुआ है उस हिसाब से आपका काम होगा। लेकिन यदि आप किसी बैंक के थ्रू जो है लोन लेते हैं, तो वहां पे क्या कंडीशन आ जाएगी, एक प्रॉपर परसेंटेज जो फिक्स हुआ है, वो जो भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे वो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स फिल करना है या जो भी चीजें रहेंगी वो सब प्रॉपर वे में होगा रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। तो ये डिफरेंस होता है रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट में। तो दोस्तों दिस आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट जो डेफिनेटली पूछा जा सकता है एग्जाम में, और बहुत आसान भी है एक्चुअली, है ना। तो उसको टिपिकल नहीं है, उसको जब आप डायग्रामेटिक बेसिस पे इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से बनेगा, और एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आप डायग्राम बना के आइए। जरूरी नहीं है इस तरीके से डायग्राम बनाना है, डायग्राम आप आपके हिसाब से बना लीजिए जो भी आपको लगता है, और उसको एक्सप्लेन कीजिए दो दो तीन तीन लाइन पैराग्राफ वाइज, तो डेफिनेटली लंबा भी हो जाएगा आपका आंसर, जो है अच्छी क्वांटिटी में भी दिखेगा और अच्छे प्रेजेंटेशन जो है उसकी अच्छी दिखेगी। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट लोकेशन के बेसिस पे, कवरेज, कम्युनिटी के बेसिस पे, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइम स्पेन एंड एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन के बेसिस पे हमने देख लिया। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा सेकेंड यूनिट का रिवीजन जो है कंप्लीट होता है, और इससे पहले जो हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। यदि कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, विल ट्राई कि आपकी सभी डाउट्स को जो है आंसरेबल हो, वो आपको जल्दी समय सीमा पे जो है उसका आंसर दिया जाए। ओके, और यदि आपको कंटेंट हेल्पफुल है, so please do like, share and subscribe the channel to support us with this. Thank you.